हाँ, तो नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम जिस कहानी की चर्चा करने जा रहे हैं वो कहानी है सच का सौदा, जो कि सुदर्शन जो बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानीकार हैं। और तो उनकी कहानी है ये सच का सौदा। और ये कहानी बहुत ही अच्छी है बच्चों। इसमें ये बताया गया है कि अगर हम सच का साथ देते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो एक ना एक दिन, पहले वो गलत ही क्यों ना मालूम पड़े, लेकिन हमने जो किया है सच का या अपने सिद्धांतों पर चलकर जो हासिल किया है, कहीं ना कहीं उसकी जीत होती है। अंत में जो हम कहते हैं ना सत्यमेव जयते, जो हमारे इसमें भारतीय जो संस्कृति और सभ्यता में भी सत्यमेव जयते की बात जो कही जाती है कि सच बोलना जो है उसके लिए हिम्मत बहुत जरूरी है, लेकिन सच का साथ हमेशा देना चाहिए बच्चों। क्योंकि झूठ पहले चाहे कितना ही लोगों के मन को मोह ले और कितना ही वो सामने आकर जो है इंसान को ये करे, लेकिन जो सच बोलता है अंत में उसी की जीत होती है। ठीक है, तो ये कहानी है बच्चों। इसके जो केंद्रीय पात्र हैं सर्वदयाल, उनकी चर्चा करेंगे, कहानी की चर्चा करेंगे, वो क्या संदेश, कैसे कैसे उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं सर्वदयाल की जिंदगी में, उन सारी चीजों की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सुदर्शन जी का एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि वो प्रेमचंद जी के जो प्रेमचंद जो हैं और उपेंद्रनाथ अश्क जी की तरह ही सुदर्शन जी जो है हिंदी और उर्दू में भी लिखते थे। और उनका जन्म 1895 में हुआ था। और साथ ही साथ वो प्रेमचंद परंपरा के कहानीकारों में माने जाते हैं बच्चों। और साथ में उनकी जो एक अगर कहा जाए तो जो आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है, उस तरह की कहानियां उनकी रहीं। और वो जो थे 1916 से 1917 उस समय वो रोहतक में कार्यरत थे। ठीक है, और वे एक पक्के आर्य समाजी थे। और क्योंकि वो आर्य समाजी थे और अपने सिद्धांतों पर डटकर समाज सुधार की भावना रखते थे, समाज सुधारक के पक्के विचार रखते थे, इसलिए उन्हें जो है चौधरी छोटू राम ने उन्हें जो आर्य समाजी मानसिकता के थे, इसलिए उनको जो है गजेट का संपादक बनाया था। जाट गजेट जो निकलती थी उसका उन्हें संपादक बनाया गया था। और फिर उसके संपादक पद से हटाने के लिए, जो जाट गजेट था उसके संपादक पद से हटाने के लिए भी बहुत सारी, क्योंकि उनकी अंग्रेज पादरी से कुछ अनबन हो गई थी, तो उस समय वो बहुत मतलब चर्चा का विषय बना था कि उनको उस गजेट के संपादन के काम से हटाने की बात चली थी। लेकिन छोटू लाल जी ने जो छोटू राम जो थे जिन्होंने उनको वहां रखा था, उन्होंने जो है उसका कड़ा विरोध किया। तो ये उनकी जो उनके मतलब यहाँ ये बताने की कोशिश की है कि सुदर्शन भी जो है अपने विचारों के, अपने सिद्धांतों के बहुत पक्के थे। ठीक है, और लाहौर की जो उर्दू पत्रिका थी हजार दास्तां, उसमें भी उनके अनेकों कहानियां छपी। और फिर उनकी पुस्तकें मुंबई के हिंदी ग्रंथ जो रत्नाकर कार्यालय है उसके द्वारा भी प्रकाशित हुई। फिर उन्होंने गद्य और पद्य दोनों में उनको महारत हासिल थी। फिर हार की जीत जो उनकी कहानी है बच्चों, वो उनकी पहली कहानी है। और वो 1920 के आसपास जो है वो सरस्वती पत्रिका, जो कि आप सभी जानते हैं, सरस्वती जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा निकाली गई जो पत्रिका थी, उसमें वो प्रकाशित हुई हार की जीत। फिर वे मुख्य धारा मतलब केवल और केवल साहित्य सृजन, इस तरह का साहित्य सृजन के साथ साथ उन्होंने जो है अनेकों फिल्मों की पटकथा, जो स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, वो सब भी की उन्होंने। और सोहराब मोदी की जो सिकंदर 1941 के आसपास जो थी, उसके उस फिल्म की सफलता का श्रेय भी इनकी पटकथा लेखन को ही जाता है। फिर 35 में उन्होंने कुंवारी या विधवा फिल्म का निर्देशन भी किया। ठीक है, और फिर 1950 के आसपास जो फिल्म लेखक संघ था उसके प्रथम उपाध्यक्ष भी वो रहे।
और फिर उसके बाद भारतीय हिंदुस्तानी प्रचार सभा वर्धा के साहित्य परिषद के सम्मानित सदस्यों में भी वे रहे। महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित जो अखिल भारतीय हिंदुस्तानी प्रचार सभा जो थी वर्धा, उसके भी वो सदस्य, सम्मानित सदस्य रहे। उनकी रचनाओं में तीर्थ यात्रा, पत्थरों का सौदागर, पृथ्वी वल्लभ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। और उन्होंने जो फिल्म है धूप छांव, उसमें उसके प्रसिद्ध गीत तेरी गठरी में लागा चोर, ये जो है उन्हीं के लिखे गए हैं। ठीक है, और तो अब हम मतलब ये तो उनका छोटा सा परिचय हो गया। अब हम चलते हैं इस कहानी की ओर, जो कि उनकी बहुत ही प्रसिद्ध और सुपरिचित, मतलब एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी है, और एक कालजयी कहानी भी हम इसको कह सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही प्रेरणादायी कहानी है। इस कहानी मतलब कहानी में जो धर्म को, सिद्धांत को और सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए इंसान को, वो बताया गया है, किस तरह से बताया गया है। और अपनी प्रतिष्ठा के, अपने धर्म के आगे, अपनी प्रतिष्ठा के आगे, अपने कर्तव्यों के आगे सबसे पहले अपने सिद्धांतों को रखकर हमें किस तरह से जो है आगे बढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। ये सुदर्शन जी की एक ऐसी कहानी है जो हर समय, हर कालखंड में, वो बिल्कुल किसी भी मोड़ पर अगर आप ले लें तो इसे प्रेरणादायी ही ये रहेगी। इस कहानी के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि जीवन में धर्म और सत्य का मार्ग जो है, यहाँ धर्म मतलब हिंदुइज्म या इस्लाम, इससे नहीं है, अपने कर्तव्यों को यहाँ पर धर्म मानकर चलना चाहिए। कि मतलब एक इंसान होने का धर्म क्या है, हम इंसान हैं तो हमें सच्चाई के रास्ते पर, सदाचार के रास्ते पर लोगों की मदद करनी चाहिए, ईमानदारी से जीना चाहिए, ये सारी चीजें धर्म है बच्चों। और सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तभी मानव जीवन की सफलता उसी, और मानव जीवन का गौरव भी उसी में छुपा हुआ है बच्चों। तो ये बात बताने की कोशिश की है। कहानी के जो केंद्रीय पात्र हैं सर्वदयाल, तो देखिए ये जो सर्वदयाल है एक युवा है, ठीक है, एक युवा है जो कि पढ़ लिख कर, वो भी, उनके सपने हैं कि वो भी बड़ा आदमी बने, सब अच्छा पढ़े लिखे, लेकिन उनके माता पिता के पास इतनी मतलब योग्यता नहीं होती, वो इतना खर्चा करके उनको जो है ग्रेजुएशन नहीं करा सकते थे। लेकिन फिर उनके एक दूर के जो मामा थे, उन वो अच्छी नौकरी पर थे, और जो वृद्ध मामा थे उनका अपना कोई परिवार, उनका अपना नहीं, मतलब ऐसा कोई परिवार नहीं था कि अपने बीवी बच्चे होते, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो बहन के बेटे को, सर्वदयाल को, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम डिग्री करना चाहते हो तो लाहौर में डिग्री करो। तो ये जो है रावलपिंडी से लाहौर गए पढ़ने, और उन्होंने कहा जब डिग्री पढ़ो तो डिग्री करते समय तुम्हें किसी मतलब देखना कि कोई तुमसे चिमट न जाए, और मतलब अपना ध्यान जो है वो अगर तुमने केवल और केवल पढ़ाई पर रखा, ठीक है, तो ये प्रयास करना कि तुम अच्छे नंबरों से पास होते रहो। अगर तुमने ये किया और सारे व्यसनों से दूर रहे, तो जो है मैं पैसे भेजता रहूंगा। और उन्होंने यदि कोई व्यसन पाला, अगर किसी बुरी संगत में पड़ गए और पढ़ाई के अलावा किसी चीज पर खर्चा करना शुरू कर दिया, तो फिर मैं तुम्हारे खर्चा पानी बंद कर दूंगा, ये मामा ने कह दिया। तो अब मामा के कहे अनुसार उन्होंने क्या किया, मामा की बातों को माना, और मामा ने खुश होकर उनको जो है भांजे को पहले जो कम पैसे भेजा करते थे, अब उससे दुगने पैसे भेजना शुरू कर दिए। तो उनके लिए मतलब खाने के लिए मेवे से लेकर उनको जो है मतलब फल और दूध, उसकी किसी चीज की कमी मामा ने नहीं करी। और ऐसे ही उन्होंने भी मन लगाकर पढ़ाई की, और जो मतलब इस तरह से उनके जो दिन हैं वो बीतते चले गए, और वो अच्छे मतलब ग्रेजुएशन वो करते चले गए, और इसी तरह से 4 साल बीत गए, और उनका ग्रेजुएशन होते होते उनके मामा जो हैं, जो जिन्होंने उनकी इतनी मदद की थी, वो भी उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब सर्वदयाल जो है ग्रेजुएट हो गए और वापस अपने घर लौट आए। अब देखिए जब तक वो पढ़ते थे, ठीक है, तब तक तो उन्हें लगता था कि नौकरी पाना बहुत आसान है बच्चों। ये सभी के साथ होता है कि जब हम मतलब दूर से देखते हैं तो दूर के ढोल सुहावने जिसे कहते हैं, कि हम जब कुछ करने का प्रयत्न मतलब
केवल हम उन सारी चीज़ों को देखते रहते तो हमें लगता है अरे बहुत सारी नौकरियाँ पड़ी हैं, बहुत सारा कुछ हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब हम असली ज़िंदगी में, ज़िंदगी की वास्तविकताओं को जब हम पास से देखते हैं तो हमें लगता है कि अरे बाप रे! इतनी इतनी सारी कोशिशों के बावजूद हमारी एक नौकरी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही, या हम जो है उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। जो नौकरियाँ हमें मिलती हैं, उनसे हमारा जी नहीं भरता। हमें लगता है हम इससे कहीं ज़्यादा के हकदार थे, लेकिन हमें ये मिली। तो इसी तरह की परिस्थिति वहाँ पर उनके सामने थी कि पढ़ाई उनकी हो गई थी, जब पढ़ रहे थे तभी से वो जो है प्रतियोगिताओं में, भाषण प्रतियोगिताओं इसमें उसमें भाग लेते थे। उनका नाम, उनकी चर्चा, उनके भाषणों की चर्चा, उनके बातों की चर्चा लोग किया करते थे। तो बहुत अच्छे वक्ता थे वो, बहुत अच्छे मतलब उनकी रुचि थी इन सारी चीज़ों में। लेकिन जब नौकरी का अता पता ना था तो अब घर वालों ने, देखिए पिताजी और माताजी उनके जो है वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब वो देखते थे कि इंटर पास और 10वीं पास बच्चे आसपास के जो गांव में, वो लोग भी कमा कर डाल रहे हैं और ये जो डिग्री पास बेटा है वो ग्रेजुएट होके भी घर बैठा है, तो उनके पिता को लगता था कि अरे मेरा बेटा अंग्रेजी बोलता है, पतलून पहनता है, नेकटाई लगाता है, ठीक है, और तार तक पढ़ लेता है। तब तार वगैरह जो आते थे, टेलीग्राम वगैरह, वो पढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है उस जमाने में। तो इसे नौकरी नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? तो पिता जब वो पढ़ते थे तो उनको ये लगता था कि अरे मेरा बेटा बहुत बड़ा तीर मार रहा है क्योंकि वो ग्रेजुएट हो रहा है। लेकिन जब महीनों खाली बैठे बेटे को देखा तो फिर अब उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि कोई भी नौकरी कर लो, अब छोटी मोटी, जब तक कोई बड़ी नौकरी तुम्हारे हाथ नहीं लगती तब तक छोटी मोटी नौकरी कर लो। देखो वो मिडिल पास लौंडे ही इतने पैसा कमा रहे हैं, घर भर रहे हैं, और एक तू है जो पढ़ते पढ़ते बाल सफेद हो गए लेकिन कोई नौकरी नहीं मिली। तो देखिए यहाँ पर अब पिता को कौन समझाए? जो पिताजी हैं उनको कैसे समझाया जाए कि एक ग्रेजुएट जो है वो साधारण नौकरी, अब उनको क्या लगता था, देखिए साधारण नौकरी नहीं कर सकते थे ऐसा नहीं था, लेकिन उनको लगता था कि जब मैं इतना पढ़कर आया हूँ, एक ग्रेजुएट होकर आया हूँ, तो कम से कम जो मिडिल पास करके जो बच्चे काम कर रहे हैं, जिनको पिताजी ने दिखाया था वैसा काम वो नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था उससे बेहतर कुछ करने के लिए वो बने हैं। तो ऐसे ही दिन बीतते गए और उनको जो है नौकरी नहीं मिली, तो पिताजी जो है कुड़कुड़ाते रहते थे। उनको लगता था कि अरे बेटा कुछ नहीं कर रहा, और उनको खुद भी लगता था कि अरे मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, छोटी मोटी नौकरी भी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है अब। तो ऐसे ही देखते 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 एक दिन अचानक उन्होंने एक विज्ञापन देखा, बच्चों, एक एडवर्टाइजमेंट देखा जिसमें लिखा था कि अंबाला के प्रसिद्ध रईस हनुमंत राय जी वो एक मासिक पत्रिका निकालने जा रहे हैं। उस मासिक पत्रिका मतलब जो मंथली मैगजीन कहिए, ठीक है, और उस मैगजीन का नाम था बच्चों रफीक हिंद, ठीक है। तो रफीक हिंद मैगजीन वो निकालना चाहते थे, और जिसके लिए कि उन्हें एक संपादक, एक एडिटर की जरूरत थी। तो अब वो एडिटर की ज़रूरत जो थी उसमें उन्होंने कहा कि उसे उच्च श्रेणी का शिक्षित होना चाहिए, अच्छा पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है, नवयुवक होना चाहिए, तो वो भी युवा थे, ठीक है, लिखने का अच्छा अभ्यास होना चाहिए, तो वो तो उनको था ही, और जातीय सेवा का प्रेमी होना चाहिए, मतलब सदाचार के मार्ग पर चलते हुए समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने से उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी, ये सारी योग्यताएं जो उनसे मांगी गई थी, कहीं ना कहीं उनके मन में ये आया कि अरे अगर मैं इसे, मतलब इसके लिए अगर मैं अपना आवेदन पत्र नहीं डालूंगा तो कौन इसके लिए इतना सूटेबल है, कौन ऐसा योग्य है जो मुझसे ज़्यादा काबिल हो। तो उन्होंने जो है कांपते कर से, अपने कंपित कर से, मतलब किसी तरह से जो है उनको लग भी रहा था कि अगर शायद नौकरी ना भी मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने कांपते हुए उसको पहले धैर्य जो है उनका जवाब दे रहा था। उनको लग रहा था कि मैं अप्लाई तो कर रहा हूँ, सैकड़ों एप्लीकेशंस आएंगी, कितने ही लोग जो है कहीं मैं बेकार कोशिश तो नहीं कर रहा, बेकार खर्चा तो नहीं कर रहा, ये सारी चीजें उनके दिमाग में घूम रही थी। फिर भी उन्होंने जो है एक रजिस्ट्री करा दी और प्रार्थना पत्र अपना जो है एप्लीकेशन भेज दिया कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अब
अब देखिए, अब दिमाग में कैसा जो सोच होती है इंसान की, वो कैसे काम करना शुरू करती है। तो फिर उनको लगा, अरे इतने दिन हो गए, 3 पखवाड़े जो है अठवाड़े बीत गए और तो 3 अठवाड़ों तक कोई जवाब नहीं आया। हाँ, तो पहले 10 दिन में, फिर 15 दिन में उनकी जो आशा और निराशा है उसके बीच में, वो निराशा और आशा के झूले के बीच में जो है वो लटकते नज़र आते थे। उनको लगता था, कभी लगता था कि अरे मुझसे अच्छा कौन होगा, हाँ मैं तो पढ़ाई के ज़माने से ही इतना इन सारी चीज़ों में रुचि रखता हूँ और मुझ जैसा कौन होगा, देश प्रेम भी मेरे अंदर जो है कूट कूट कर भरा है। लेकिन फिर लगता था सैकड़ों लोगों ने आवेदन किए हैं, मैं तो सिर्फ ग्रेजुएट ही हूँ और 500 रुपये तनख्वाह लिखी हुई है। देखिए उस जमाने में बच्चों 100 रुपये की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, तो 500 तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो किसी कोने में जो है उम्मीद की किरण एक जगाए हुए थे कि अरे कोई बात नहीं, इतने दिन बीत गए, फिर भी मुझे जो है कभी ना कभी तो शायद मिल भी जाए। लेकिन जब बहुत दिन बीत गए तो उनका जो मन है वो डावाडोल होने लगा और उनको लगा कि अरे मैंने बेकार से जो है ये अप्लाई करना, ये जो पोस्ट है इसके लिए अप्लाई करना कितने ही बड़े बड़े लोगों ने किया होगा और ये मेरी एक बहुत बड़ी भूल थी, चलो ठीक है छोड़ दो। ये सोचते सोचते वो बैठे हुए थे, जब ये सोच ही रहे थे कि अचानक एक दिन उनको जो है तार आया, टेलीग्राम आया और वो चपरासी आके टेलीग्राम जो दिया उसने, उसमें लिखा था स्वीकार है आ जाओ, और उनकी रेल की टिकट भी कराकर जो है वहां से भेजी गई थी। अब शाम की गाड़ी से वो निकले, कहाँ से, अपने गांव से वो रावलपिंडी से जो है अंबाला के लिए निकले रेल में। और हजारों सपने और उनके मन में जो है जो खुशी का ठिकाना नहीं था कि अरे 500 रुपए की नौकरी उनको मिल गई और जिस चीज से वो ये सोच रहे थे कि बस अब उनको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन चलो ईश्वर की कृपा हुई और अंबाला के लिए वो गाड़ी में सवार होकर वो जो है शाम की गाड़ी से निकले। निकलने के बाद रेल में भी वो किस तरह से काम करेंगे, कागज पे लिख लेते थे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और उसी उधेड़ बुन में जो है पूरा दिमाग उसी में लगा हुआ था कि कैसे कैसे जाकर वो संपादक का काम कैसे संभालेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और उनके अंदर की जो एक अंदर की जो भावनाएं हैं वो उन्हें सुंदर अक्षरों में जो है उन्होंने एक पेपर पर लिख लिया। बार बार लिखते और बार बार उसको जो है निहारते थे। उस पर लिखा था, उन्होंने अपना नाम लिखा था, उनकी जो ग्रेजुएशन की जो डिग्री थी बीए, एडिटर वो बनने वाले थे, अभी बने नहीं थे, लेकिन एक रफीक हिंद अंबाला, तो उन्होंने लिखा पंडित सर्वदयाल बीए एडिटर रफीक हिंद अंबाला, ये छोटे छोटे एक स्लिप में लिख लिया और बार बार जो है उसको निहारते और अपने नाम के साथ जो है अपनी डेजिग्नेशन, जैसे मतलब अपनी क्वालिफिकेशन और जिस डेजिग्नेशन के लिए, जिस पद के लिए वो नियुक्त हुए थे, वो लिखकर पंडित सर्वदयाल बीए एडिटर रफीक हिंद अंबाला, उसको देखते हुए बहुत आनंदित हो रहे थे, मगन थे उस सारी चीजों में। और इस आनंद में मतलब जैसे एक बच्चा खुश होता है देख देख कर, छोटी छोटी खुशियों में वो खुश रहता है, उसी तरह की खुशी उनको यहाँ मिल रही थी। और उसी आनंद में उनको कब नींद लग गई पता नहीं, और सुबह जो है वो अंबाला स्टेशन पहुंच गए और वहां उन्होंने देखा कि उनको जो है ठाकुर साहब ने उनके लिए गाड़ी भी भेजी है उन्हें बुलाने के लिए। और गाड़ी जाकर जो है कालीशान कोठी के पास रुकी और वहां से उनको एक मुंशी जो है वो सेठ जी से मिलने के लिए ले गया। ठाकुर हनुमंत राय जो थे वो भी 30-35 वर्षीय एक युवा ही थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए सर्वदयाल का स्वागत भी किया और ठाकुर साहब ने सर्वदयाल की प्रशंसा की और कहा, रफीक हिंद का सौभाग्य है कि आप जैसा संपादक प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कहा, मैंने आपकी बहुत चर्चा सुनी थी, बहुत सारी एप्लीकेशंस आई थी, लेकिन मुझे आपकी एप्लीकेशन में सच्चाई लगी और आपने जो आवेदन किया था उसमें मुझे बहुत मतलब सच्चाई लगी और अच्छा लगा मुझे ये सब। तो सर्वदयाल ने भी जी जान लगा दिया और चलिए ठीक है, कब से निकालेंगे पहला अंक। तो बोलते हैं कि फरवरी में वो गए थे और उन्होंने कहा ठीक है, मैं 1-1.5 महीने में निकाल दूंगा, और वो जी जान लगाकर जो है उस पत्रिका के लिए जो है काम करने लगे। और पहला अंक उन्होंने अप्रैल में निकाल भी दिया। अप्रैल की पहली तारीख को उन्होंने जो है वो अंक, जो रफीक हिंद का पहला अंक उस पत्रिका का, उन्होंने निकाल दिया।
और वो पत्रिका आते ही लोगों ने उस पत्रिका को इतना सराहा, उसमें जो कुछ भी लिखा था उनको कि एक ही मतलब पत्रिका के अकेले एक अंक से उस पत्रिका के जो संपादक हैं उनको प्रथम श्रेणी के संपादकों की पंक्ति में जो है गिना जाने लगा। मतलब देखिए बच्चों, उनके कार्य करने के तरीके को कितना सराहा गया। यूरोप और अमेरिका के पत्रों के साथ अगर जितनी दमखम की कोई पत्रिका अगर हो सकती थी तो ये माना गया कि ये जो पत्रिका है रफीक हिंद, वो पत्रिका जो है बिल्कुल उनसे टक्कर खाती हुई पत्रिका है। तो सर्वदयाल की सफलता पर ठाकुर हनुमंत राय जी को बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब अखबारी दुनिया में आपको पंजाब का शिरोमणि कहने लगेंगे, लोग स्वीकार करेगी, पूरी दुनिया जो है आपको पंजाब का शिरोमणि स्वीकार करेगी। और पूरी दुनिया में मतलब केवल और केवल अंबाला और आसपास के इलाकों में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में आपको पंजाब का शिरोमणि तो अखबारी दुनिया में मानेंगे ही। और अभी ही उनका नाम जो है प्रथम श्रेणी के संपादकों में आ गया था बच्चों। तो किस्मत बोलते हैं ना कि कभी कभी किस्मत इस प्रकार। एक वर्ष बीत गया और रफीक हिंद की कीर्ति जो है वो देश भर में फैल गई। सर्वदयाल की गिनती तो बड़े आदमियों में होने लगी और सब लोग जो है उनको जानने लगे, उनकी जो काबिलियत को, उनकी योग्यता को पहचानने लगे, उसको सराहने लगे। लेकिन कहते हैं ना किस्मत कब करवट बदलती है और कैसे बदलती है। तो वो बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है कि अब एक परीक्षा की घड़ी उनके लिए आई। वो क्या था कि अंबाला के म्यूनिसिपैलिटी जो मेंबर्स के चुनाव थे, ठीक है। तो उस म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन में एक और तो जो है ठाकुर हनुमंत राय, जो कि पैसा इतना था उनके पास कि वो जो है पानी की तरह उसको बहा रहे थे और प्रचार कर रहे थे। और उनके विपक्ष में जो खड़े थे वो थे लाला हशमत राय, जो कि एक स्कूल के हेडमास्टर थे। उनके पास पैसा बहाने के लिए नहीं था, लेकिन हाँ वो जो थे वो सच्चे थे और ईमानदार थे और साथ ही तो सच्चे और ईमानदार थे। तो अब क्योंकि वो ईमानदार थे, अब सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि अब क्या किया जाए, कैसे अब सबसे बड़ी परीक्षा का काल जो है वो सर्वदयाल जी के लिए था। क्या था वो? सर्वदयाल जी को अब दोनों में से एक चुनना था। या तो वो अपने सेठ हनुमंत राय जी, जो कि 25,000 तक जो है उन्होंने जो है कढ़ाई गर्म करके लोगों के लिए भंडारा सा खोल दिया था कि आओ खाओ जाओ, पैसे लुटाने शुरू कर दिए थे म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन के लिए। और दूसरी ओर उनके ये ईमानदार मित्र थे जो कि हेडमास्टर थे और उनके पास इतना पैसा बहाने के लिए नहीं था, ठीक है। अब दोनों में से एक का चुनाव उन्हें करना था। तो सर्वदयाल ने क्या कहा, उन्होंने अपने सिद्धांतों की बात उन्होंने जो है मन से सोचा और उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं तो ईमानदारी और सत्य की राह पर जाऊंगा। और उन्होंने क्या किया, लोगों के सामने जब प्रचार प्रसार हुआ, जो इलेक्शन का प्रचार प्रसार जब हुआ, तब भी उन्होंने लोगों से कहा कि मैं आप किसको वोट दें ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि आप जो है ये देख कर दें कि आप किसको दे रहे हैं और जो आपके काम आ सके, जो आपकी मदद कर सके। केवल पैसे का मुंह देखकर नहीं, बल्कि आप ऐसे इंसान को जो हारी बीमारी में, प्लेग के समय या कोई परेशानी आ गई उस समय आपकी मदद करे, ऐसे लोगों को दीजिए। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मित्र हशमत राय, जो कि सत्यवादी थे और ईमानदार थे, और तो उनके साथ जाने का फैसला कर लिया। तो ये बात जो थी वो हनुमंत राय जी को बहुत खल गई और उन्होंने उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, तो फिर तुमको अब इसका जो है तुमको हिसाब चुकाना पड़ेगा, तुमको इसकी जो है कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो कर लो, अपने मन की कर लो। और तब उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर तो इसकी तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक, तुम अगर चाहते हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि मैं कुछ आपका मेरे से विरोध है क्या? तो वो कहते हैं कि सर्वदयाल कहते हैं मैं आपका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये सिद्धांत की लड़ाई है और मैं सत्य के साथ खड़ा हूँ और मैं जो है हशमत राय जी
के साथ मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली बता दिया। तो यहाँ वो कहते हैं ठीक है, फिर तुमको जब उन्हीं के साथ खड़ा रहना है तो फिर जो है नौकरी और प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा दोगे। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है अगर सत्य के लिए, अपने सिद्धांत के लिए अगर नौकरी और प्रतिष्ठा भी जाती है तो कोई बात नहीं कह के उन्होंने अपनी नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। और देखिए बच्चों, उसको उन्होंने स्वीकार भी कर लिया, हनुमंत राय जी ने स्वीकार कर लिया। हशमत राय जी जो थे बीच में हेडमास्टर, जिनके के मित्र थे सर्वदयाल, और वो उन्हें समझाते रहे कि अरे मैं छोड़ दूंगा ये म्यूनिसिपैलिटी का पद और ये और वो, मैं इलेक्शन से बाहर हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, तुम अपनी नौकरी मत छोड़ो, तुम्हारी जो है इतनी तनख्वाह की नौकरी तुम्हें फिर कब मिलेगी, अभी तो मिली है, 1 ही साल हुआ है, तुम अभी तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, क्यों मेरे पीछे तुम अपनी नौकरी से हाथ धोते हो। लेकिन सर्वदयाल ने जो है कहा कि नहीं, सिद्धांत की लड़ाई है और मैं तो इसे लड़ूंगा। और वो क्या करते हैं कि जब इलेक्शन जब तक नहीं होते तब तक वो वहां रहते हैं और हशमत राय जीत जाते हैं। देखिए बच्चों कि कहा तो हनुमंत राय, ठाकुर हनुमंत राय जो कि रफीक हिंद के मालिक हैं, वो करीब करीब 25,000 रुपए उस जमाने में वो जो है वो इलेक्शन के लिए लगा देते हैं। लेकिन फिर भी वोट जो है वो हशमत राय जी को, जो कि हेडमास्टर हैं, जो ईमानदार हैं, जो सत्यवादी हैं, और जो पैसे का मुंह, मतलब वो पैसे खर्च ही नहीं कर सकते उतने, लेकिन वो म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन जीत जाते हैं बच्चों। तो अब वहां से जो है सर्वदयाल वहां से निकल के अपने गांव वापस आ जाते हैं रावलपिंडी, और वहां आकर एक छोटी सी दुकान लगा लेते हैं, गाय पाल लेते हैं और किसी तरह से अपना जो है जीवन यापन करने लगते हैं। देखिए बच्चों, क्योंकि वो ईमानदार होते हैं, सत्यवादी होते हैं, तो दुकान चलाना भी कोई आसान काम नहीं होता। लोगों को वो धोखा नहीं दे सकते, लोगों को वो लूट नहीं सकते। तो जितनी भी आमदनी होती बहुत कम में गुजर बसर उनकी हो रही थी। अब उस तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की, अच्छे अच्छे, क्योंकि टाई वाई लगाकर वो एक जब संपादक बन गए थे और एक नामी गिरामी पत्रिका के संपादक थे, तो उनकी लाइफस्टाइल जो थी, आज वो ठाट बाट सब खत्म हो चुका था। उनकी पत्नी भी जो है वो थोड़ा सूत वूत काट लेती थी और घर के काम कर लेती थी, तो वो मतलब किसी तरह से गुजर बसर उनकी चल रही थी। ठीक है, तभी क्या हुआ कि इसी तरह से अब पिता भी जो है कुड़कुड़ाते रहते थे और उनको कहते रहते थे कि इतना पढ़ लिख के उसने हासिल क्या किया। लेकिन सब कुछ सुनते हुए अपने परिवार का जो है खर्चा उस दुकान से वो चलाते आ रहे थे, जो मिले उसी में वो खुश थे। तो अब एक दिन क्या हुआ, 8 महीने 9 महीने बीत गए, तो एक दिन अचानक सुबह सुबह एक मोटर कार जो है उनके गांव आई और उसमें से जो है ठाकुर हनुमंत राय जो है उतरकर सामने उनके दर्शन हुए उन्हें। तो सर्वदयाल से पूछने लगे कैसे हो, क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक हूँ, गुजर बसर हो जा रही है दुकान से, और ये दुकान तुम्हारी है। तो उन्होंने कहा हाँ ये दुकान मेरी है और सब। तब उन्होंने कहा कि अरे, तब वो कहते हैं सर्वदयाल से कि नहीं, आप आपकी जगह ये नहीं है, बल्कि आप फिर से जो है मैं गलत था और मुझे जो है आप माफ़ कीजिए, और मैं तुम्हारा अपराधी हूँ कहते हैं, और इस तरह से कह के कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है और मुझे माफ़ करो, ये सारी चीज़ें कहते हैं। और रफ़ीक हिंद का काम तुम ही संभालो, और अब से मैं अब तुम जो है मेरे छोटे भाई की तरह हो, ये सारी चीज़ें उनसे कहते हुए फिर वो 1,000 रुपये अपने जेब से निकाल कर उनके हाथ पर रखते हैं और कहते हैं कि अब तुम वहां पर आ जाओ। और सर्वदयाल के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और तो ये था। तो और जो ठाकुर हनुमंत राय जब आते हैं और उनकी हालत देखते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी है, मतलब जो दुकान पर वो बैठ कर रहते हैं, तो ये जगह नहीं है तुम्हारे लिए, तो वही जगह है जो, और मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, ये सारी चीजें वो बोलते हैं। और उन्हें फिर से उसी पद पर आने के लिए जो है बुलाकर उनके हाथ पर पैसे रखकर वो जब वापस लौटने लगते हैं, तो उनका एक मित्र रहता है जो एक विदेशी मित्र होते हैं उनके साथ गाड़ी में। तो वो पूछते हैं कि भाई इतनी देर तुम क्या मांगते रहे दुकान पर। तो वो कहते हैं मैं सच का सौदा कर रहा था। ठीक है, तो ये जो सच का सौदा है कि इतने दिनों में उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, उन्हें लगा कि मैंने एक ऐसे इंसान को जिसने कि सच्चाई का साथ दिया, जिसने कि सिद्धांतों का साथ दिया, मैंने उसे
से ही नौकरी से निकाल दिया और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तब ये महसूस किया कि नहीं, रफ़ीक हिंद को उसी इंसान की ज़रूरत है जो कि मतलब पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो और इस तरह जो है बिल्कुल अपने सिद्धांतों से बंधकर काम करता हो देश सेवा में, देश की प्रगति में, जो है अपना कार्यभार संभाल कर जो आगे बढ़ सके, मेरी पत्रिका को आगे ले जा सके। उन्हें कोई ऐसा मनुष्य ही दिखाई नहीं दिया। तब फिर उनको याद आती है सर्वदयाल की और उन्हें लगता है खामखा मैंने जो है अपनी प्रतिष्ठा की खातिर उनकी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई। और तब वो आते हैं और उन्हें वापस ले जाने का जो है उनको फिर से जो एक बार मौका उनको देते हैं, कहते हैं कि नहीं, अब तुम्हारे बिना तो रफ़ीक हिंद नहीं चल सकता, तुम आ जाओ। तो ये जो था, ये सिद्धांतों की जो लड़ाई थी उसमें जीत बाद में हम देखते हैं कि जो सच का सौदा था और सच की जो सत्यमेव जयते जिसे कहते हैं कि सर्वदयाल जो है वो हार कर फिर एक बार जीत जाते हैं और फिर वही पद जो है मतलब उसी गरिमा के साथ उनको फिर रफ़ीक हिंद के दफ्तर में उसी पद पर जो है बहाल कर दिया जाता है बच्चों। तो ये है कहानी सच का सौदा जो कि सुदर्शन जी द्वारा रचित है। आशा करती हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी। बहुत ही आसान कहानी है। ये है सुदर्शन जी, ठीक है। और तो इस कहानी को हमने समझने का प्रयास किया बच्चों। आशा करती हूँ कहानी बहुत आसान है, बस नाम थोड़े से आप याद कर लें और पाठ्य पुस्तक जब आप पढ़ेंगे, कहानी पढ़ेंगे तो और भी आपको जो है इंटरेस्ट से आप उसको पढ़ सकेंगे। और कहानी में जो ये दिखाया गया है कि इंसान अगर सिद्धांतों से बंध कर चलता है और सच का साथ देता है तो कहीं ना कहीं थोड़े दिनों को उसको कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ सकता है, लेकिन आखिर जीत तो सत्य की ही होती है, ठीक है। तो कभी भी सच के साथ समझौता नहीं करना चाहिए और अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, झूठ का साथ नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो ये समझाने का प्रयास किया है इस कहानी में सुदर्शन जी ने। कहानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही कालजयी कहानी है उनकी। तो इसे पढ़िए, समझने का प्रयत्न कीजिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही बच्चों। चलिए तो फिर धन्यवाद।